हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत काल को पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत काल में हम लोग इल्तुतमिश को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश से संबंधित कुछ तथ्यों को हमने कल डिस्कस कर लिया था और कुछ आगे डिस्कशन करना है। कुछ आगे तथ्य हैं जो इल्तुतमिश के बारे में हमें जानने हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इल्तुतमिश ने तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था। ठीक है, इल्तुतमिश ने तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था। तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक, तो ये तराइन का जो तृतीय युद्ध था कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, तो तराइन का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था 1215 ईस्वी में? तो तराइन का तृतीय युद्ध, ठीक है, ये लड़ा गया था इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दौज के बीच में। इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दौज, ठीक है, ताजुद्दीन एल्दौज के बीच में लड़ा गया था ये तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक, इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और ताजुद्दीन एल्दौज भागकर सिंध में शरण लेता है, अर्थात भागकर कहाँ चला जाता है? सिंध की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इल्तुतमिश क्या होता है? विजयी होता है, विजयी, और इसकी हार हो जाती है। ठीक है, हाँ, ये हार जाता है। चलिए, ये हो गया एक तक तराइन का तृतीय युद्ध। तो तराइन के 3 युद्ध हुए महत्वपूर्ण। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में और तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन के बीच में। आई बात समझ में? तो इसमें ताजुद्दीन को इल्तुतमिश पराजित कर देता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि सिंध और मुल्तान के क्षेत्र पर इल्तुतमिश का अधिकार हो जाता है जब ये सिंध की ओर भाग जाता है ताजुद्दीन एल्दौज। ठीक, फिर उसके बाद हम इल्तुतमिश के निर्माण कार्य को देखते हैं, यानी कुछ जो है इसके समय में जो भी कला, जो भी आर्ट प्रकाश में आई थी इल्तुतमिश के समय में, उसको देखते हैं। इल्तुतमिश के निर्माण कार्य, जैसे वास्तुकला हो गई, ठीक है, स्थापत्य कला हो गई, ऐसी कोई कला थी तो उसको हम लोग देखते हैं, इल्तुतमिश के निर्माण कार्य। तो पहली बात आप लोगों को पता चल गया कि तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना करी थी, जिसको चालीसा दल कहा गया। चहलगामी की स्थापना, कल इसके बारे में बात हो गई थी, तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना। उसके बाद इल्तुतमिश को, ठीक है, भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक माना जाता है, यह भी बात हो गई थी। ठीक, और इसने कुतुब मीनार के 4 मंजिले का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा करवाया, ठीक है, और कितने मंजिल तक? तो 4 मंजिल इमारत खड़ी की थी, 4 मंजिल तक। आई बात समझ में? तो कुतुब मीनार में 5 मंजिल है, 5वां मंजिल किसने बनवाया था? तो 5वां मंजिल बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल को बनवाया था। ठीक, इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जिसने भारत में मकबरे का निर्माण कराया। तो इसने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन
महमूद की मृत्यु के बाद ठीक है, के मृत्यु के बाद मकबरा का निर्माण कराया। मकबरा का निर्माण कराया या मकबरे का निर्माण कराया, मकबरे लिख दीजिएगा, मकबरे का निर्माण कराया। और ऐसा करने वाला यह पहला शासक था भारत में। तो भारत में मकबरे का जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। भारत में मकबरे का जनक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। चलिए आगे देखते हैं अगले फैक्ट। चलिए, तो इसने जो मकबरे का निर्माण कराया था उस मकबरे का नाम क्या था? तो उसका नाम था सुल्तानगढ़ी। ठीक है, आप कह सकते हैं इसने अर्थात इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का निर्माण कराया और यह भारत में पहला मकबरा था। ठीक है, इल्तुतमिश को भारत में मकबरे का जनक माना जाता है। इल्तुतमिश को भारत में मकबरे का जनक माना जाता है क्योंकि यह पहला शासक था जिसने भारत में मकबरे बनवाए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप दो तथ्य याद रखेंगे। और जो है इसने एक दरवाजा निर्मित करवाया था जिसका नाम था अतारकिन दरवाजा। अतारकिन दरवाजा। ठीक है, इल्तुतमिश ने जोधपुर में अतारकिन का दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अतारकिन का दरवाजा का निर्माण कराया था और संभवतः इसी अतारकिन के दरवाजे का अनुकरण करते हुए बाद में मुगल शासक अकबर ने, ठीक है, सीकरी में अर्थात फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। इसी का अनुकरण करते हुए करवाया था उन्होंने। आई बात समझ में? इसने बदायूं में हौज ए शमसी तथा शमसी ईदगाह का निर्माण कराया। यानी इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज ए शमसी तथा शमसी ईदगाह का निर्माण कराया। तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा हौज ए शमसी कहाँ है, तो आपको बताना है बदायूं में। ठीक है, ईदगाह का मतलब जो है उत्सव मनाने के लिए ईदगाह बनवाया गया था, ईदगाह का निर्माण कराया गया था। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको कई चीजें पता चलती हैं। फिर अगला था, इसके समय में जो है कुछ सुधार भी हुए थे। ठीक है, इल्तुतमिश पहला शासक था जो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया था। दोआब क्षेत्र के आर्थिक महत्व को समझा था, ऐसे लिख लो। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने दोआब क्षेत्र के आर्थिक महत्व को पहली बार समझा था, यानी उसकी उपयोगिता को समझा था। दोआब क्षेत्र, दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आब मतलब पानी होता है, और पानी किस में बहता है? जो है नदी में। और दो मतलब दो होता है, तो दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जहां पर दो नदियों द्वारा सिंचित भूमि हो उसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतना नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, इल्तुतमिश ने 175 ग्रेन का शुद्ध चांदी का टका चलाया था। इल्तुतमिश ने चलाया था 175 ग्रेन का शुद्ध चांदी का टका चलाया था, जिसे भारत का मतलब भारतीय रुपए का क्या कह सकते हैं, भारतीय रुपए का पूर्वज कहा जा सकता है, जिसे भारतीय रुपए का पूर्वज कहा जाता है। ठीक है, जो भारतीय रुपया है उसका पूर्वज किसको कहा जाता है, टका को। तो इसने शुद्ध 175 ग्रेन का चांदी का टका चलाया था। इल्तुतमिश ने 2 मदरसों की स्थापना की थी। ठीक है, 2 मदरसों की स्थापना की थी। तो कौन से 2 मदरसे थे? तो एक मदरसा बदायूं में था, ठीक है। मदरसा कौन सा था? तो मदरसा ए मुइज्जी। तथा एक अन्य मदरसा नासिरी की स्थापना की। मदरसा ए मुइज्जी बदायूं में था और एक अन्य मदरसा था जिसका नाम था मदरसा नासरी, यानी इसका जो पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, उसके नाम पर जो है इसने मदरसा नासरी की स्थापना की थी। ठीक है, की स्थापना की। इसके समय में कुछ जो है विद्वान थे जो इसके दरबार में रहते थे। वो कौन कौन थे? मिन्हास उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन। ठीक है, मिन्हास उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन को इल्तुतमिश ने संरक्षण प्रदान किया था। इल्तुतमिश ने जो है एक निजामुल मुल्क जुनैदी थे जिसको इल्तुतमिश ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, तो निजामुल मुल्क जुनैदी को इल्तुतमिश ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, निजामुल मुल्क जुनैदी को इल्तुतमिश ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो इस तरह से आपने देखा कि 175 ग्रेन का शुद्ध चांदी का टका इसने चलवाया था, जिसको भारतीय रुपए का पूर्वज अर्थात जो भारतीय रुपया बना, ठीक है, भारतीय रुपया जब से मान्यता में आया तो उससे पहले टका ही माना जाता है। और इसने 2 मदरसे या 2 कॉलेजों की स्थापना करवाई। आप उसको कॉलेज कह सकते हैं क्योंकि वहां पे शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो मदरसा ए मुइज्जी जो कि बदायूं में, और एक अन्य मदरसे का नाम आता है मदरसा नासरी या मदरसा ए नासरी। ठीक है, फिर उसके बाद इसके समय में 2 महत्वपूर्ण विद्वान संरक्षण प्राप्त किए हुए थे इसके दरबार में, और नाम क्या था? मिन्हास उस सिराज, और कौन थे? तो मालिक ताजुद्दीन। ठीक है, इन दोनों लोगों को इल्तुतमिश ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक, इसके समय में प्रधानमंत्री कौन था? तो निजामुल मुल्क जुनैदी इल्तुतमिश ने जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था निजामुल मुल्क जुनैदी को। तो इस तरह से आप ये तथ्य भी आपको याद रखना है और नोट करना है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है हमारा, इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षक की स्थापना की थी।
ठीक है, इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षक की स्थापना की थी तथा इसके प्रमुख को यानी जो है इसका प्रधान क्या कहलाता था, सरजनदार। ठीक, शाही अंगरक्षक का प्रमुख या प्रधान सरजनदार कहलाता था। सरजनदार कहलाता था कौन, शाही अंगरक्षक का प्रमुख। ठीक है, और इसने शाही सेना का भी गठन किया था। ठीक, हाँ, शाही सेना का भी गठन किया था। तो इल्तुतमिश ने यानी इसने शाही सेना संगठित की थी जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है, हस्मे कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी, जिसे हस्मे कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी। ठीक है, हस्मे कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता है इसकी शाही सेना को। आई बात समझ में। फिर उसके बाद इसकी जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु कब होती है इसकी, तो 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु होती है। यानी इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल, कई इतिहासकारों का मत है यही, 1236 ईस्वी को हो जाती है। तो जब इसकी मृत्यु होती है तो इसने जो है अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकार दिया था। ठीक है, अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को जो है नियुक्त किया था। तो इसकी पुत्री कौन थी, रजिया। तो रजिया को जब इसने अपना उत्तराधिकार दे दिया, अर्थात शासक बना देता है रजिया को, ठीक है, उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, और इसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे गद्दी पर नहीं बैठने दिया जाता। तो बैठता कौन है, तो बैठता है जो है रुकनुद्दीन फिरोज। यानी इसकी मृत्यु के बाद इसकी एक पत्नी रहती है जिसका नाम था, ठीक है, तुर्कान शाह। तो मृत्यु के बाद इसकी पत्नी तुर्कान शाह ने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठाती है। गद्दी पर या दिल्ली की गद्दी सौंप देती है। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश देख लेते हैं। तो अन्य तथ्य जो है, इल्तुतमिश की शाही सेना थी, एक शाही अंगरक्षक सेना थी। तो शाही अंगरक्षक जो गठित की गई थी, स्थापना की गई थी, उसका प्रधान कौन कहलाता था, कौन सा पद था उसका, सरजनदार। ठीक है, सरजनदार। और उसके बाद इसने एक शाही सेना भी संगठित की थी जिसे हस्मे कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा गया। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को होती है, और इसकी मृत्यु के बाद इसकी अपनी पत्नी तुर्कान शाह ने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी सौंप देती है। अर्थात मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है, रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, तो बड़ा घमासान होता है क्योंकि इल्तुतमिश ने उत्तराधिकार चुन लिया था अपना, और अपना शासक या अपने नए राजा का चुनाव इल्तुतमिश ने किया था, जिसके आधार पर कई सरदारों ने, ठीक है, रजिया सुल्तान को फिर से उत्तराधिकार दिलवाने में सहायता करते हैं, और रजिया सुल्तान फिर से शासिका बन जाती है दिल्ली सल्तनत की। आई बात समझ में। तो आज हमारे लिए इतना ही तथ्य रहेगा, आपके लिए इतना ही। और
आज इल्तुतमिश का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो पूरे हो चुके हैं और यहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, जैसे तुर्कान-ए-चहलगामी हो गया, इसने जो कॉलेजों की स्थापना करी थी, और जो है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, ठीक है, पूरी तरह से निर्माण किसने कराया था, तो इल्तुतमिश का नाम आता है पूरा कराने में। और मरम्मत किसने कराई थी, तो फिरोज शाह तुगलक का नाम आएगा, क्योंकि वो तुगलक वंश से था। तो जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, तूफान में क्षतिग्रस्त हो गया था जो है चौथा मंजिला, तो चौथा मंजिला को उसने मरम्मत कराया और 5वें मंजिले का निर्माण करवाया था। तो पूरी तरह से अंतिम निर्माण किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो ऐसे तथ्य यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाएगा कि जो है इल्तुतमिश के बाद कौन सुल्तान बना या कौन शासक बना। तो देखो उसमें दोनों नाम आ सकता है, रुकनुद्दीन फिरोज का भी और रजिया सुल्तान का भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कुछ किताबों के अनुसार रजिया सुल्तान ही सही रहेगा और एनसीईआरटी भी उसको मानती है। रुकनुद्दीन फिरोज कुछ ही किताबें मान्यता देती हैं, क्योंकि ये कुछ ही समय तक रहा, 10 से 15 दिन तक, और सरदारों की सहायता से जो है रजिया फिर से सुल्तान बन जाती है, अर्थात रजिया सुल्तान को गद्दी प्राप्त हो जाती है और 1236 से 1240 तक वो गद्दी पर बैठती है। आई बात समझ में? तो ये सारे तथ्य थे रजिया सुल्तान, और उसके बाद आगे चलकर फिर जो है इल्तुतमिश के वंशजों में एक और शासक बनता है जो काफी समय तक शासन करता है। फिर उसके बाद बलबन आता है। तो ये सारे तथ्य हम अपने अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और तब तक आप इसको एंजॉय करिए, लिखिए, पढ़िए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपका जो महत्वपूर्ण सुझाव होता है वो हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।